अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैट्रिक कोर्स कोड 221 की यूनिट नंबर 3 है टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में बात करना, माहौल के बारे में बात करना। तो ये यूनिट जो है एनवायरनमेंट की, ये एक पैराग्राफ से शुरू होती है। तो हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ में राइटर क्या कहता है। आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं ये यूनिट निकाल के, और यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑनलाइन भी। इन दिस यूनिट यू विल लर्न टू टॉक अबाउट एनवायरनमेंट एंड सम ऑफ द इश्यूज रिलेटेड विद एनवायरनमेंट। तो इस यूनिट में हम एनवायरनमेंट के बारे में टॉक करना, बात करना सीखेंगे, और एनवायरनमेंट के मुतल्लक जो है, माहौल के मुतल्लक कुछ जो इश्यूज़ हैं, मसाइल जो हैं, उसके बारे में बात करना सीखेंगे। किस तरह हमने एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के जो मसाइल हैं उसके बारे में कैसे बात की जाती है, ये सीखेंगे हम। उसके अलावा व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, ये भी सीखेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है। तो एनवायरनमेंट मीन्स द स्पेस और एटमॉस्फेयर अराउंड अस। एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि हमारे इर्द गिर्द की जो जगह है, जो इलाका है, हमारे इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग्स जो है, हमारा गिरदोनवा जो है, वो हमारी एनवायरनमेंट होती है। एनवायरनमेंट मीन्स आवर सराउंडिंग्स, द लोकेलिटी वेयर वी लिव, द स्कूल और कॉलेज वी गो टू एंड द ऑफिस वेयर वी वर्क। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे इर्द गिर्द, हमारी लोकेलिटी जहाँ हम रहते हैं, स्कूल या कॉलेज या ऑफिस जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, वो सारी एनवायरनमेंट होती है। तो एनवायरनमेंट्स अराउंड आवर हाउसेज मीन द स्ट्रीट, नेबरहुड, अदर हाउसेज, शॉप्स, पार्क, etc क्लोज टू आवर हाउस। तो हमारे घर के इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट्स होती है उसका मतलब है कि गलियाँ, नेबरहुड, हमसायगी, दूसरे घर, शॉप्स, पार्क्स, ये हमारे घर की एनवायरनमेंट होती है। जो हमारे चीज़ें हमारे घर के नज़दीक होती हैं वो घर की एनवायरनमेंट होती है। तो ये मतलब हो गया एनवायरनमेंट का, कि एनवायरनमेंट क्या होती है, ये आपको पता चल गया। अब है, राइटर कहता है कि हम अक्सर सुनते हैं, वी ऑफन हियर द वर्ड पोल्यूशन। पोल्यूशन का अक्सर लफ्ज़ हम सुनते हैं। पोल्यूशन मीन्स, पोल्यूशन का मतलब होता है गंदगी। पोल्यूशन मीन्स एन अनडिज़ायरेबल चेंज इन द इन्वायरमेंट। तो पोल्यूशन का मतलब अनडिज़ायरेबल चेंज, यानी कि जो आप चाहते नहीं, जिस तब्दीली को, वो एनवायरनमेंट में जो होती है उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन मीन्स ऑल दोज नेगेटिव चेंजेस दैट अकर इन एंड अराउंड द प्लेस वेयर वी लिव और वर्क। पोल्यूशन का मतलब वो मनफी तब्दीलियाँ जो हमारे इर्द गिर्द जहाँ हम रहते हैं या काम करते हैं, जो मनफी तब्दीलियाँ इर्द गिर्द माहौल में होती हैं, उनको हम पोल्यूशन कहते हैं, गंदगी कहते हैं। वी यू मस्ट हैव नोटिस डिफरेंट चेंजेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट हैव टेकन प्लेस अराउंड अस, सच एज वेस्ट, गार्बेज थ्रोन इन द स्ट्रीट्स, अ लॉट ऑफ ट्रैफिक नॉइज एंड फ्यूम्स इन द एटमॉस्फेयर, एंड शेंटी टाउन्स और कच्ची वादीज ऑन द लैंड मेंट फॉर पार्क्स। कहता है कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो वेस्ट, गार्बेज, कूड़ा क्रिकेट गलियों में होता है, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ इर्द गिर्द होती है, या माहौल में बहुत ज़्यादा धुआं होता है, कच्ची आबादियाँ होती हैं, जो पार्क्स की जगह बनी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें गंदगी में आती हैं। All these negative changes have caused pollution in the environment and have brought ugliness around us। कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी नेगेटिव चेंजेस जो हैं, मनफी तब्दीलियाँ जो हैं, इन्होंने माहौल को गंदा किया है और बदसूरती का एक जो है नज़ारा जो है हमारे इर्द गिर्द कायम किया है। तो इन दिस यूनिट यू आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज टू वर्ड्स, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन। तो कहता है राइटर के इस यूनिट में आप दो लफ्ज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन। माहौल और गंदगी के बारे में इस यूनिट में आप पढ़ेंगे और सीखेंगे। नेक्स्ट है, you are going to listen to Mrs. Wasim talking about environment with a group of students. The students are asking her questions. Listen carefully to this question answer session. आप
एक डायलॉग है, उसमें मिसिज़ वसीम जो है वो बात कर रही है एनवायरनमेंट के बारे में अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो स्टूडेंट्स उससे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है स्टूडेंट्स और मिसिज़ वसीम के दरमियान, हम इस डायलॉग को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एनवायरनमेंट के बारे में बात की जाती है। मिसिज़ वसीम कहती है, पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री and faces many problems. Today we are going to talk about only the one of the problems, and that is pollution. Pakistan is considered one of the most polluted countries in the world. मिसेस वसीम कहती है, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करता है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली वन ऑफ दीज प्रॉब्लम एंड दैट इज़ पोल्यूशन। कहते हैं कि हम आज उन प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम के बारे में, मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है पोल्यूशन, वो गंदगी है। तो पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। कहता है कि पाकिस्तान गंदे तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। तो स्टूडेंट नंबर 1, पहला स्टूडेंट जो है वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टर्म पोल्यूशन इन डिटेल। कहता है ये जो पोल्यूशन की टर्म आपने इस्तेमाल की है, इसको आप बराए मेहरबानी इसकी वजाहत करें। मिसिज़ वसीम कहती है, वेल आई वॉज अबाउट टू पोल्यूशन मीन्स making your surroundings dirty in one way or the other. It can be as basic as throwing rubbish on the street or sticking posters on a nice clean wall. It also includes emptying smoke into the atmosphere. The cars, buses and other vehicles as well as factories throw out smoke into the air that we breathe, thus destroying the atmosphere. Pollution also means dirtying the water of the canals and rivers with sewage. तो मिसेस वसीम कहती है, जी मैं बताने ही वाली थी, आलूदगी का मतलब अपने गिरदोनवा को किसी भी तरह से गंदा करना है। ये गलियों में कूड़ा फेंकने या एक साफ दीवार पर पोस्टर चिपकाने से भी हो सकती है। इसमें धुआं का अखराज होना भी आ जाता है। गाड़ियों, बसों और दूसरी अशिया जैसा कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हवा में दाखिल होता है, जिसमें हम सांस लेते हैं। यूं माहौल को ख़राब करता है। आलूदगी का मतलब ये भी है कि दरियाओं और नहरों के पानी को गंदे मादे से गंदा करना, पोल्यूशन, आलूदगी या गंदगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, एक दूसरा स्टूडेंट पूछता है, व्हाट इज सीवरेज एंड हाउ डज दिस सीवरेज रीच कनाल्स एंड रिवर्स। ये सीवरेज क्या होता है और ये नहरों और दरियाओं तक कैसे पहुंचता है। तो मिसेस वसीम कहती है, सीवरेज is the dirty waste that is carried away from houses and buildings outside the city limits through underground sewerage pipes. सीवरेज गंदा पानी होता है जो घरों और इमारतों से ज़मीन में बिछाए हुए पाइपों की मदद से शहर के बाहर पहुंचाया जाता है। स्टूडेंट 3, एक तीसरा स्टूडेंट पूछता है, व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस प्रॉब्लम। हम इस मसले को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मिसेस वसीम कहती है, वेल एज अ गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी शुड ट्राई नॉट टू पोल्यूट आवर नेबरहुड्स, आवर सिटीज़ एंड आवर कंट्री एंड ट्राई आवर बेस्ट टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। कहते हैं कि इस मुल्क के अच्छे शहरी होने की हैसियत से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने महलों, शहरों और मुल्क में आलूदगी ना फैलाएं और अपना माहौल साफ रखने की पूरी कोशिश करें। स्टूडेंट 4, चौथा स्टूडेंट एक पूछता है, हाउ कैन वी कीप आवर लोकेलिटीज़ क्लीन। हम अपनी गली महलों को कैसे साफ रख सकते हैं। तो मिसेस वसीम कहती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट
I will talk about later. First, let me talk about the causes of pollution, that is the reasons of pollution around us. First of all, the main reason of pollution is overpopulation, and overpopulation means too many people living in a small place. Pakistan is a very crowded country. Everywhere you go you see people and more people. The buses are overcrowded, the parks are full, and the bazaars are brimming with people. So everywhere we go, we see a sea of human faces. There are many other reasons on pollution as well, such as the industrial waste and smoke, increasing transport with its increasing noise and poisonous fumes, certain new inventions which also cause pollution such as plastic bags, poisonous chemicals, etc. तो मिसेस वसीम बताती है कि हम अपने गली मोहल्लों को कैसे साफ रख सकते हैं। चौथे स्टूडेंट को कहती है कि ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिस पर मैं बाद में बात करूंगी, पहले मुझे आलूदगी की वजूहात बयान कर लेने दें। तो इस पैराग्राफ में वो आलूदगी की वजूहात, पोल्यूशन की वजूहात बताती है। कहती है कि आलूदगी की वजूहात ये हैं। सबसे पहले आलूदगी की बुनियादी वजह ज़्यादा आबादी है, और ज़्यादा आबादी का मतलब है बहुत सारे लोगों का थोड़ी सी जगह में रहना। पाकिस्तान बहुत हजूम वाला मुल्क है। यहाँ जहाँ भी आप जाते हैं आप बहुत से लोग देखते हैं। बसों में बहुत हजूम होता है, पार्क भरे हुए होते हैं और बाज़ार भी खचाखच भरे होते हैं। बस हर जगह जहाँ हम जाते हैं इंसानों के चेहरों का समुंदर देखते हैं। आलूदगी की और भी वजूहात हैं, जैसा कि कारखानों से खारिज होने वाला फजला और धुआं, बढ़ते हुए शोर और धुएँ वाली गाड़ियाँ। नई ईजादात भी आलूदगी में इजाफा करती हैं, जैसा कि प्लास्टिक के शापर और जहरीले केमिकल्स वगैरह। तो ये हमने डायलॉग देखा मिसेस वसीम और स्टूडेंट्स के दरमियान, जो कि पोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। राइटर कहता है कि let us repeat the definitions of various terms that have been used by Mrs. Wasim in the recorded text 5। कहता है कि जो अहम टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं मिसेस वसीम ने इस डायलॉग में, उनको रिपीट कर लेते हैं। पहला लफ्ज़ जो है इसमें टर्म है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब मीन्स द स्पेस और एटमॉस्फेयर अराउंड अस। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है इम्तिहान में, ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए एनवायरनमेंट की। नीचे फिर एनवायरनमेंट की है डेफिनेशन है। एनवायरनमेंट मीन्स आवर सराउंडिंग्स, द लोकेलिटी वेयर वी लिव, द स्कूल और कॉलेज वी गो टू एंड द ऑफिस वेयर वी वर्क। नीचे फिर एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है। उसके बाद पोल्यूशन है। पोल्यूशन मीन्स एन अनडिज़ायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट। नीचे पोल्यूशन की और भी डेफिनेशंस हैं। नीचे सीवरेज की डेफिनेशन है। सीवरेज इज द डर्टी वेस्ट दैट इज कैरिड आउट फ्रॉम हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आउटसाइड द सिटी लिमिट्स थ्रू अंडरग्राउंड सीवरेज पाइप्स। उसके आगे ओवर पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। ओवर पॉपुलेशन का मतलब होता है टू मैनी पीपल लिविंग इन अ स्मॉल प्लेस। बहुत ज़्यादा लोग एक ही जगह में जब रह रहे हों तो वो ओवर पॉपुलेशन होती है। ये कुछ टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं डायलॉग में। इस यूनिट की एक्सरसाइज नंबर 1। After listening to Mrs. Wasim's talk, can you now answer the following questions? राइटर कहता है कि मिसेस वसीम की बात आपने सुनी है, क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? Where would one find a crowd? हमें हजूम कहाँ पर नज़र आता है? उसने बताया है ऊपर डायलॉग में कहाँ हमें हजूम नज़र आता है। मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ। हम कहेंगे वी फाइंड क्राउड इन ऑलमोस्ट ऑल द पब्लिक प्लेसेस सच एज मार्केट्स, ऑफिसेज, स्ट्रीट्स, पार्क्स, बस स्टॉप्स एंड हॉस्पिटल्स। यानी हम रश तकरीबन तमाम अवामी मकामात जैसा कि बाज़ारों, ऑफिस, गलियों, पार्क और हस्पतालों में देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मिसेस वसीम यूजेस टू वर्ड्स दैट मीन द सेम एज ओवर पॉपुलेशन। मिसेस वसीम ने दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जिनके मानी बढ़ती आबादी से मिलते जुलते हैं। क्या आप बता सकते हैं वो दो अल्फाज कौन से हैं?
पहला लफ्ज़ है क्राउडेड, क्राउडेड, और दूसरा जो है टू मैनी पीपल लिविंग इन अ स्मॉल प्लेस, टू मैनी पीपल लिविंग इन अ स्मॉल प्लेस। Again, what are the different kinds of pollution Mrs. Wasim mentions? मिसेस वसीम किस तरह की आलूदगी के बारे में जिक्र करती है, आलूदगी की अक़साम के बारे में जिक्र करती है। तो मिसेस वसीम जो है वो कहती है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन आर थ्रोइंग rubbish in the streets, sticking posters on clean walls, emission of smoke in the atmosphere by cars, buses and factories, and lastly going of सीवरेज वेस्ट इनटू द रिवर्स एंड कनाल्स। ये मुख्तलिफ़ किस्मों की पोल्यूशन का जिक्र किया है उसने, यानी कि मुख्तलिफ़ इक़साम की आलूदगी जिन जो बयान किया उसमें गलियों में कूड़ा फेंकना, दीवारों पर पोस्टर चिपकाना, गाड़ियों, बसों और कारखानों से धुआं निकलने वाला धुआं जो हवा में शामिल हो रहा है, और आखिर में घरों से गंदा पानी निकलकर दरियाओं में जाना। आगे चौथा सवाल है, व्हाट आर दी रीजंस मिसेस वसीम गिव्स फॉर पोल्यूशन इन द कंट्री। मिसेस वसीम आलूदगी की वजूहात के बारे में क्या बताते हैं उस डायलॉग में। तो कहती है वो कि शी सेज दैट मेन रीजंस आर ओवर पॉपुलेशन, स्मोक, इंक्रीज ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड मैनी न्यू इन्वेंशंस सच एज प्लास्टिक बैग्स इट्स ईटीसी। ईटीसी का मतलब है एटसेट्रा वगैरह वगैरह। वो बताती है कि आबादी का बढ़ना, धुआंधार गाड़ियों, बसों की तादाद में इजाफा होना, कारखानों का फजले का खारज होना और नए इजादात का आना जैसे प्लास्टिक की शापर वगैरह बुनियादी वजूहात हैं पोल्यूशन के। नेक्स्ट है जी मिस्टर तारिक महमूद, एक बंदे का नाम है। मिस्टर तारिक महमूद एक कंपनी के कारकुन हैं जिन्होंने एक नई कार जो है वो ईजाद की है और उसका नाम मिलेनियम कार रखा है। तो मिस्टर तारिक महमूद कहता है इस पैराग्राफ में, मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ कि मिलेनियम का मतलब है साल 2000 और मिलेनियम कार एक नई कार है जो जनवरी 2000 में आई। मिलेनियम कार माहौल दोस्त कार है, जिसका मतलब है कि ये माहौल को ख़राब या नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये कार माहौल में धुआं नहीं छोड़ेगी। इसमें एक लफ्ज़ एमिट का इस्तेमाल हुआ है। एमिट का मतलब है बाहर फेंकना या खारिज करना। मिलेनियम कार शमसी तवानाई से चलती है। शम्स से मुराद सूरज है और शमसी तवानाई से मुराद वो तवानाई जो हम सूरज से लेते हैं। बस कार सूरज से हरारत लेती है और उसको अपनी मोटरों में पावर के तौर पर इस्तेमाल करती है। तो इसी पैराग्राफ में मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, मिलेनियम, एमिट और सोलर एनर्जी। तो इसकी कहता है राइटर डेफिनेशन लिखें। इसकी डेफिनेशंस मैं आपको लिखवाता हूँ इन वर्ड्स की, आप लिख लें, उनको ज़बानी याद भी कर लें पेपर के लिए। इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मिलेनियम। मिलेनियम का मतलब आप लिख लें, मिलेनियम मीन्स द ईयर 2000 फुल स्टॉप। ये पहली लाइन है इस पैराग्राफ में। एमिट, EMIT, एमिट का मतलब होता है, एमिट मीन्स टू इजेक्ट और टू थ्रो आउट। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब है, सोलर एनर्जी मीन्स द एनर्जी वी टेक फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी मीन्स द एनर्जी वी टेक फ्रॉम द सन। ये लिख लें और याद कर लें। नेक्स्ट पैराग्राफ है एक, कार्स फैक्ट्रीज हैव मेड लाइफ much easier for people, but the gases that come out of car exhaust pipes and factory chimneys are harmful to living things. These gases rise into the air and combine with moisture in the clouds. This makes the rain that falls from those
clouds acidic when acid rains sinks into the soil, it kills trees and other plants. इसमें कहता है कि गाड़ियों और कारखानों ने लोगों की ज़िंदगियां बहुत आसान कर दी हैं, लेकिन जो धुआं इन गाड़ियों से और कारखानों की चिमनियों से निकलता है वो जानदार चीज़ों के लिए नुकसानदेह है। ये धुआं हवा में शामिल होकर बादलों की नमी के साथ मिलकर बारिश बनाता है। जो बारिश होती है वो जहरीली होती है। जब ये तेज़ बारिश मिट्टी के अंदर जाती है तो ये दरख्तों और दूसरे पौधों को मार देती है। तो इस पैराग्राफ में जो है इसके बुनियाद पे भी आगे एक्सरसाइज नंबर 3 है। इसमें इस पैराग्राफ में भी जो हमने पढ़ा है इसमें कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो कहता है कि राइटर ये कुछ अल्फाज हैं एक्सरसाइज नंबर 3 में, इन अल्फाज को आप डिक्शनरी जो में से देखें और इनके मीनिंग्स लिखें। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लें और इनको ज़ुबानी याद भी कर लें। पहला लफ्ज़ है गार्बेज। गार्बेज का मीनिंग लिखें, रबिश, RUBBISH, रबिश, थ्रोन, THROWN, थ्रोन, एवरीवेयर अराउंड अस। उसके बाद ओजोन लेयर। Ozone gas is a part of the Earth's atmosphere. Ozone gas is a part of the Earth's atmosphere and it protects the planet planet Earth from the harmful radiations radiations coming from the sun। ये इसकी डेफिनेशन होगी। आगे है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज व्हेन द रेज ऑफ द सन एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड कॉज हीटिंग ऑफ द land. The effect of rays is dangerous for the nature। नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्लोबल वार्मिंग की। An increase in the amount of carbon dioxide in the air is increasing the greenhouse effect, which is causing the temperature of the earth to rise। Full stop। This is called global वार्मिंग। आगे है एनवायरमेंट हैजर्ड। थिंग्स विच आर डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट, जो चीज़ें माहौलियात को नुकसान पहुंचा सकती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 है। इसमें राइटर कहता है कि उम्मीद करते हैं कि आपको पोल्यूशन का मतलब अब तक समझ आ गया होगा। ताकि नीचे एक सर्कल है उसमें लिखा हुआ है लफ्ज़ पोल्यूशन, तो उसके इर्द गिर्द आप वो अल्फाज लिखें जिनके ज़रिए पोल्यूशन जो है वो फैलती है। जिन जिन चीज़ों में पोल्यूशन हो सकती है वो लिखें। जैसे नॉइज़ है, नॉइज़ पोल्यूशन होती है ज़्यादा शोर की आलूदगी। इसके अलावा आप लिख लें एयर, हवा में भी आलूदगी होती है। वाटर, पानी में भी आलूदगी होती है। सॉइल, SOIL, सॉइल मट्टी। पॉपुलेशन और स्मोक यानी धुआं। नेक्स्ट ये एक पैराग्राफ है केमिकल के बारे में कि केमिकल के क्या नुकसानात होते हैं।
किस तरह केमिकल फैक्ट्री में बनता है, किस तरह वो कनाल में जाता है, किस तरह फिर वो पानी में शामिल होता है और पानी फिर पीने के लिए इस्तेमाल होता है और उसके क्या नुकसानात होते हैं। इसी की बुनियाद पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो नीचे इसी पैराग्राफ में से इनका जवाब ढूंढ के लिखना है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने कहता है कि यूनिट 2 में हमने टॉकिंग अबाउट हाउस एंड फैमिली जो है यूनिट नंबर 2 जो है कोड 207 की, उसमें हमने पढ़ा था रीजंस टू गिव रीजंस। तो नीचे इसी की बुनियाद पे है कि एक्सरसाइज नंबर 6 में कहता है कि वाई पाकिस्तान हैज़ बिकम सो मच पोल्यूटेड कंट्री, राइट 3 मोर रीजंस। कहता है कि 3 वजूहात लिखें कि पाकिस्तान क्यों आलूदा है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। ये मैं आपको लिखवाता हूँ, आप लिख लें और इसको याद भी कर लें। पाकिस्तान पहली रीज़न लिखें, पाकिस्तान इज़ पोल्यूटेड बिकॉज पीपल थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स। Pakistan is polluted because people throw garbage in the streets. दूसरी वजह लिख लें, पाकिस्तान is polluted because, या लिखें आप पाकिस्तान is polluted because की जगह पे लिख लें due to, due to the emissions, emissions, emissions of various gases from the factories and smoke of the vehicles. आगे तीसरी वजह लिखें, the rivers of Pakistan are polluted as sewerage, sewerage, sewerage water is going into them. ये 3 वजूहात जो हैं ये हो गई कि पाकिस्तान क्यों पोल्यूटेड कंट्री है। नेक्स्ट है, राइटर कहता है व्हेन वी से रीजंस वी मीन द कॉजेज ऑफ समथिंग, देयर इज ऑलवेज अ कॉज फॉर एवरीथिंग एंड देयर इज ऑलवेज द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ दैट कॉज। कहता है कि हर काम, अमल या वाक़या की कोई ना कोई वजह या सबब होता है और इस वजह या सबब का कोई ना कोई असर या नतीजा भी ज़रूर होता है। मसलन अगर हम कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी तो मुल्क में सैलाब आ जाएंगे, तो इस फ़िक्रे में बहुत ज़्यादा बारिशें वजह या सबब हैं और सैलाब का आ जाना उसका नतीजा या असर है। तो नीचे जो है काज एंड इफ़ेक्ट की बुनियाद पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हम देखते हैं। कहता है कि here are 2 columns A and B. Column A gives the causes or reasons and B gives the facts or results. Match the cause with its correct effect. कहता है कि यहाँ पर 2 कॉलम दिए हैं A और B। कॉलम A में वजूहात दी गई हैं और कॉलम B में उसका असर या सही वजह उसको उसके असर से मिलाएं, सही वजह को उसके असर से मिलाएं। यानी कि कॉलम ए में वजूहात दी गई हैं किसी भी काम की, रीज़न्स दी गई हैं, और कॉलम बी में उसका क्या रिज़ल्ट निकला, क्या असर निकला, क्या इफ़ेक्ट हुआ वो बताया गया है। तो कॉलम ए में है जी देयर इज़ टू मच डस्ट इन द एटमॉस्फेयर, हवा में बहुत गर्द है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा डस्ट का, सो पीपल कफ ऑल द टाइम, इसलिए लोग हर वक्त खांसते हैं। तो इसको मैच कर लें पहले को बी के साथ, सो पीपल कफ ऑल द टाइम। मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर ओवर पॉपुलेटेड,
ज़्यादातर तीसरी दुनिया के ममालिक की आबादी बहुत होती है। Therefore cities are crowded। डी को इसके साथ मैच कर लें। There are too many vehicles on the roads। सड़कों पर बहुत सी गाड़ियों का रश है। So there is smoke pollution। इसको so there is a smoke pollution के साथ जो है मैच कर लें ए के साथ। The garbage is not collected, therefore roads are dirty। के साथ इसको मैच कर लें। The shops play loud music, therefore there is a noise pollution। तो इसको इसके साथ the shops play loud को therefore there is noise pollution के साथ मैच कर लें। The sewerage pipes leak, इसको मैच कर लें। So people drink polluted water। गटर वाली नालियाँ रस्ती हैं, इसलिए लोग गंदा पानी पीते हैं। नेक्स्ट कहता है राइटर रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। द रोड्स आर फिल्थी वाई, सड़कें गंदी हैं क्यों? बिकॉज द सैनिटरी वर्कर्स ऑन स्ट्राइक, क्योंकि सफाई वाले लोग हड़ताल पर हैं। इसी तरह कहता है कि एक्सरसाइज नंबर 8 में नो राइट सिमिलर सेंटेंसेस गिविंग रीजंस अबाउट द फॉलोइंग एनवायरनमेंट इश्यूज। कहता है कि ऊपर देगी मिसाल जो है मिसाली जुमले को देखते हुए मिलते जुलते जुमले बनाएं जिनमें माहौलियात के मसाइल की वजूहात हों। द पार्क इज डर्टी वाई, पार्क गंदा है क्यों? तो मैं आपको लिखवाता हूँ, ये क्वेश्चन बी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लिख लें। द पार्क इज़ डर्टी वाई के नीचे लिख लें बिकॉज द पीपल थ्रो रबिश एवरीवेयर। आगे है द वॉल्स ऑफ द हॉस्पिटल्स आर वेरी डर्टी वाई, हस्पतालों की दीवारें बहुत गंदी होती हैं क्यों? बिकॉज पीपल स्टिक पोस्टर्स ऑन द क्लीन वॉल्स ऑफ हॉस्पिटल्स, क्योंकि लोग अस्पताल की साफ दीवारों पर पोस्टर चिपका देते हैं। These small children living in a shanty colony are coughing all the time why? ये छोटे बच्चे जो कच्ची आबादियों में रहते हैं हर वक्त खांसते रहते हैं क्यों? इसका हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो क्लीनलीनेस इन shanty towns and no fresh air as well। The public toilets are filthy why? वामी लैट्रिन गंदी होती है क्यों? Because sanitary workers do not clean them। पांचवा, these are mosquitoes in the locality why? इस इलाके में बहुत मच्छर हैं क्यों? Because the government has not sprayed to kill the mosquitoes। क्योंकि हुकूमत ने मच्छर मारने वाला स्प्रे नहीं किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 9 में कहता है कि हमारे इर्द गिर्द इतना शोर क्यों है? सोचिए और कम से कम 2 वजूहात इस शोर की आलूदगी की लिखें और साथ ही हमारे माहौल पर इनके क्या असरात होंगे वो भी लिखें। तो आप लिख सकते हैं कि इतना शोर की वजह आप लिख सकते हैं ओवर पॉपुलेशन। पहली वजह ओवर पॉपुलेशन, उसके सामने लिख लें ओवर पॉपुलेशन के उसका असर क्या होगा? पीपल डोंट हैव पीस ऑफ माइंड। दूसरी
शोर की आलूदगी की वजह है सो मैनी कार्स बसेज एंड व्हीकल्स काज नॉइस। सो मैनी कार्स बसेज एंड व्हीकल्स काज नॉइस, बहुत सी गाड़ियाँ बसें शोर मचाती हैं। तो इसका असर क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, स्मोक एंड नॉइज कमिंग आउट ऑफ दैम काज हेल्थ इश्यूज टू पीपल। इसी तरह नीचे एक्सरसाइज नंबर 10 है, एक्सरसाइज नंबर 10 में कहता है कि इन चीज़ों के असरात लिखें। दर्जा झैल चीज़ों के इफ़ेक्ट्स यानी असरात लिखें। पहला पैराग्राफ में कहता है राइटर के बहुत से लोग जिनको शहरों और गांव में पानी दस्तयाब नहीं होता, रोज़मर्रा के कामों के लिए अक्सर अपने आसपास के नाले या कुओं पर जाकर पानी इकट्ठा करते हैं। ये लोग गंदा पानी पीते हैं, उसमें खाना बनाते हैं, अपने बर्तन और कपड़े धोते हैं और फिर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आपके ख्याल में इसका इनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? तो इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मैं आपको लिखवाता हूँ, आप लिख लें। इसके इफ़ेक्ट्स होंगे, पहला इफेक्ट होगा दे वुड सफ़र फ्राम वेरियस सीरियस डिजीज़। दूसरा असर होगा आफ्टर ड्रिंकिंग पॉइजनस वाटर देयर स्टमक वुड बी इफेक्टेड एंड दे वुड फेस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। तीसरा असर होगा वॉशिंग क्लोथ विद कंटेमिनेटेड वाटर विल कॉज बॉडी रैश। आगे दूसरा पैराग्राफ में है कि बहुत से लोग जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उनके पास ना गैस आती है ना ही बिजली होती है, इसलिए वो दरख्त काट कर लकड़ी जलाते हैं। ख़ास तौर पर सर्दियों में अगर वो यूं ही दरख्त काटते चले गए तो क्या होगा, कम अज़ कम 2 असरात लिखें। तो इसका पहला असर होगा विद टाइम नंबर्स ऑफ फॉरेस्ट वुड डिक्रीज एंड इट विल अपसेट द एनवायरनमेंट। दूसरा असर होगा with burning of wood more and more poisonous gases would add in our atmosphere and they cause acid rain। आगे तीसरा है जी, सड़कों पर बहुत रश हो गया है, बसों से, वैगनों से, गाड़ियों, रिक्शों से निकलने वाला धुआं और गैस हवा में शामिल हो रहे हैं। इस जहरीले धुएं के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात होंगे? तीसरे पैराग्राफ में पूछता है। इसके होंगे ये असरात दे काज respiratory problems like breathlessness or severe cough। दूसरा असर होगा this smoke contains cancer causing elements। आगे होगा तीसरा fumes cause irritation in the eyes and this leads to eye diseases। आगे चौथा है लोग अपने घरों का कूड़ा सड़कों पर फेंकते हैं, क्या होगा जब हमारे मोहल्ले और शहर गंदगी और कूड़े से भरे पड़े होंगे? माहौल में कूड़ा फेंकने के कम अज़ कम 2 असरात लिखें। पहला असर होगा ड्यू टू गार्बेज मैनी फ्लाइज कम एंड स्प्रेड वेरियस डिजीजेज। दूसरा असर होगा The garbage openly decomposes and cause stink। आगे पांचवा है जी, आपने बस या वैगन पर सफ़र तो किया ही होगा। इन अवामी गाड़ियों के ड्राइवर हजरात बहुत बुलंद आवाज़ में मौसीकी लगाते हैं। किस तरह से ये ऊंची मौसीकी सवारियों के लिए तकलीफ बनती है? ये होगा The loud music gives headache to an already exhausted passenger who is coming back from work or school। The headache makes him lose his temper easily on small things। तो इस तरह इन चीज़ों के इफ़ेक्ट्स होंगे। नीचे एक्सरसाइज है 11, इसमें राइटर कहता है रीड दी वर्ड्स इन द words given in the box you have to search for the pairs of words that express a cause and effect relationship। Write these pairs in their correct column, there can be more than one correct answer।
कहता है कि बॉक्स में दिए गए लफ्ज़ों को पढ़ें। आपको ऐसे लफ्ज़ तलाश करने हैं जो वजह और उसका असर जो है दिखाएं, फिर उन लफ्ज़ों को सही कॉलम में लिखें। जिस तरह नॉइज़ है पहला लफ्ज़, तो ये काज है यानी वजह है, और इसका असर क्या होगा, उसका असर होगा हेडेक। उसके सामने हेडेक लिख ले नॉइज़ के। ओवर पॉपुलेशन के सामने ओवर पॉपुलेशन का इफेक्ट होगा क्राउड। लेस रेन, डस्टी एटमॉस्फेयर। लाउड स्पीकर्स, नॉइज। हेडेक, टेंशन। बर्न ऑयल, गैस वुड, मोर हीट। कट ट्रीज, लेस रेन, मोर हीट। तो इस तरह जो है ये इफ़ेक्ट्स होंगे इन चीज़ों के। नेक्स्ट आप एक्सरसाइज नंबर 16 पे आ जाएं। एक्सरसाइज 16 है, हेयर आर 5 पेयर ऑफ वर्ड्स। 5 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। इन पेयर ऑफ वर्ड्स को के जुमले बनाने हैं हमने, और इन जुमलों में है, इन सेंटेंसेस में हमने काज एंड इफेक्ट जो है उसको शो करना है। सैनमा क्राउड का पहला फिक्रा होगा लुक। मैं आपको लिखवाता हूँ, आप लिख लें और इसको याद भी कर लें इम्तिहान के लिए। तो पहला फिक्रा होगा लुक देयर इज़ अ सैनमा, देयरफॉर देयर इज़ ए क्राउड, फुल स्टॉप। दूसरा फिक्रा होगा इसका, द क्राउड इज ऑन द रोड बिकॉज ऑफ द सिनेमा। अगे नेक्स्ट है हेडिक नॉइजेज। पहला सेंटेंस होगा देयर आर लाउड नॉइजेज आउटसाइड, देयरफॉर आई हैव अ हेडिक। दूसरा सेंटेंस होगा इसका, आई हैव अ हेडेक because of the loud noises coming from outside। आ गया ट्रैफिक नॉइज पोल्यूशन। पहला सेंटेंस होगा देयर इज सो मच ट्रैफिक ऑन द रोड्स, देयरफॉर देयर इज नॉइज पोल्यूशन। आगे दूसरा होगा noise pollution is caused by so much traffic on the roads। आगे है वाटर लीकेज, वाटर वेस्टेड। पहला सेंटेंस होगा देयर इज अ वाटर लीकेज, देयरफॉर द वाटर इज वेस्टेड। आगे दूसरा, द वाटर इज वेस्टेड बिकॉज ऑफ वाटर लीकेज। आगे है पांचवा, पोस्टर्स डर्टी वॉल्स। द पीपल स्टिक पोस्टर्स, देयरफॉर द वॉल्स आर डर्टी। दूसरा सेंटेंस होगा इसका, द वॉल्स आर डर्टी बिकॉज द पीपल स्टिक पोस्टर्स ऑन देम। तो इनको आप याद कर लें, ज़हन में रख लें एग्ज़ाम के लिए। आगे है एक्सरसाइज नंबर 17। इसमें कहता है राइटर के अपने घर के आसपास के माहौल का जायज़ा लें। जो जो आलूदगी वहाँ देखते हैं उसको एक इबारत की शक्ल में लिखें, एक पैराग्राफ लिखें। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ये पैराग्राफ मैं आपको लिखवाता हूँ, आप इसको लिख लें और ज़ुबानी याद भी कर लें। लिखें जी, आई लिव in an area or locality where there is a market and a park, full stop। The area is very dirty as people throw garbage on the road when they come to park for enjoyment, full stop। The market
area is crowded with rickshaws and cars and mostly there is traffic jam there. Full stop. The rickshaws make so much noise, noise, noise that one can't sleep. Full stop. The people buy eatables from the market and throw their wrappers on the road. तो ये आप लिख लें और इसको ज़बानी याद भी कर लें एग्ज़ाम्स के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 18। इसमें राइटर कहता है इमेजिन दैट यू आर मेंबर ऑफ ए ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ। कहता है कि तसव्वुर करें कि आप एक ग्रुप के मेंबर हैं, उस ग्रुप का नाम है फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन के दोस्त। यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ पोस्टर दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन। आपको कहा जाता है कि आप एक पोस्टर जो है वो डिज़ाइन करें, बनाएं, जिसमें मालूमात हो कि किस तरह हम अपने माहौल की हिफाजत कर सकते हैं। तो आप किस तरह की इंफॉर्मेशन मालूमात उस पोस्टर के ऊपर लिखेंगे, ये आप बताना है आपने कि आप किस तरह की जो है मालूमात जो है उस पोस्टर के ऊपर लिखेंगे। ये नीचे पोस्टर एक बना भी हुआ है। तो कहता है कलेक्ट योर मटेरियल फ्राम न्यूज़पेपर और मैगजीन्स एंड देन डिज़ाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर। जिस तरह ये पोस्टर बना हुआ है इस तरह का पोस्टर बनाएं। इस पे उन्होंने कुछ मिसालें दी गई हैं, जैसा कि आप लिखेंगे उस पोस्टर के ऊपर के ग्रो ट्रीज़, दरख्त उगाएं, रिसाइकल वेस्ट मटेरियल, चीज़ें दोबारा इस्तेमाल करें, कंजर्व वाटर, पानी ध्यान से इस्तेमाल करें, अवॉइड नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी से ग्रेज करें, डिस्करेज प्रेशर हॉर्न्स, तेज़ हॉर्न को फ़रोग ना दें। कहते हैं कि इसके अलावा आप उस पोस्टर पे क्या लिखेंगे। तो इसके अलावा इसके नीचे आप लिख लें, इधर ही बुक पे बेशक लिख लें, मैं आपको लिखवाता हूँ मज़ीद चीज़ें। तो इसके अलावा आप लिखेंगे डोंट थ्रो रबिश, कूड़ा नीचे ना फेंके, डोंट कट ट्रीज, दरख्त ना काटें, चेक द लीकेज ऑफ पाइप्स, पाइप में सुराख वगैरह देखते रहें, रिसाइकल पेपर एंड प्लास्टिक, कागज़ और प्लास्टिक बार बार इस्तेमाल करें, यूज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली केमिकल्स, माहौल दोस्त वाले केमिकल इस्तेमाल करें। तो ये थी लास्ट एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइजें हमने छोड़ी हैं क्योंकि वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट करके दोबारा वीडियो देखें। अगर समझ नहीं आई तो आपको दोबारा मज़ीद पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये वीडियो देखने के बाद आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप जो है इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे इम्तिहान में। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल का निशान होगा उसको भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।